नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बीच में कुछ गैप था जिसके कुछ रीजंस थे और अभी वो इशूज़ रिजॉल्व हुए हैं, तो अगेन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहले हमारी प्रैक्टिस डेली होती थी वैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे आगे भी। और साथ में हम जो है राजनीतिक दल टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, उसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। दूसरा आज रात तक आ जाएगा। और ये सारे जो क्लासेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, कोर्स वीडियोज़ हैं, इनके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। साथ में जो डेली प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस लिस्ट वो भी वहाँ पे डाल रखी है, और कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो भी हमने वहाँ पर लगा रखी है। तो आप वो सारी लिस्ट भी चेक करें, वेरी बेनिफिशियल हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वहाँ पर हमने कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण हैं। तो वो सभी आप पक्का देखें, प्लेलिस्ट चेक करें और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, या मॉडर्न स्टेट। तो किस पुस्तक में जो है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, आपको यही बताना है कि किस में जो है ये प्रतिपादित किया गया है। तो आपको मालूम हो कि संप्रभुता की जो है सर्वप्रथम अवधारणा, संप्रभुता संबंधी अवधारणा जो है जीन बोदा के द्वारा दी गई थी, और 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक ये इनकी पुस्तक है। इसी में ही बोदा ने अपनी संप्रभुता संबंधी विचार दिए थे, संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। लेकिन इसको चरम सीमा पर ले जाने वाले जो हैं जॉन ऑस्टिन हैं, और जॉन ऑस्टिन ने अपने ये संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसमें इन्होंने किया है। और ये जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में आती है, और इसी में इन्होंने एकलवादी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, इसका इसमें प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? बहुत बार हमने इसको करवाया है, ये लॉक की है। ये किसकी है? लॉक महोदय की पुस्तक है, और इसमें ये 2 खंडों में है। एक खंड जो है जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडित करता है, और दूसरा जो है इसका हॉब्स का जो निरंकुश राजतंत्र है उसका खंडन करके उसी और दूसरे खंड में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये सामाजिक सर्वजनता का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया है। तो लॉक के द्वारा दी गई पुस्तक कौन सी है? 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। तो ये है, ये किसके द्वारा दी गई है? चलिए, आपका ये होमवर्क है, हमने आपको कई बार बताया। आप अब कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका आंसर करेंगे 2 बुक्स का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस और मॉडर्न स्टेट, ये दोनों बुक्स का आप मुझे आंसर देंगे कमेंट करके, ठीक है। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही होता है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? किसने कहा? सीले ने, कांट ने, हीगल ने, या लास्की ने? किसने कहा? तो स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है, ये जो है सीले के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ये सीले के द्वारा कहा गया है। क्योंकि कांट और हीगल की अगर हम बात करें तो ये नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हीगल और लास्की ये क्या करते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं। हीगल भी और लास्की भी सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं। लास्की स्वतंत्रता का अर्थ उचित अवसरों की उपस्थिति मानता है, और कांट स्वतंत्रता को स्वयं शासित क्या है कर्तव्यों के संदर्भ में देखते हैं। स्वयं शासित यानी कि स्वयं के द्वारा अनुशासित कर्तव्य, इस तरह से ये देखते हैं कौन? कांट महोदय। और जबकि लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उचित अवसरों की उपस्थिति है, ऐसा लास्की का मानना है। तो जो ये तीनों हैं, कांट, हीगल और लास्की, ये तीनों हैं, तो ये क्या है कि ये स्वतंत्रता में जो है प्रतिरोधों की अनुपस्थिति में
ये समर्थन नहीं करते हैं। ये जो है नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये अवसरों की, उचित अवसरों की उपस्थिति की बात करते हैं। कौन? लास्की महोदय। और जो है कांट हैं, स्वयं शासित कर्तव्यों की बात करते हैं। और हीगल क्या है? हीगल भी नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और साथ में सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं। तो शीले महोदय, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? पुराण कथा है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखेंगे ऑप्शन में क्या है। टी.एच. ग्रीन है, जी.डी.एच. कोल है, हैरोल्ड जे. लास्की है या कार्ल मार्क्स है? कौन है? तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये बात कही है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। और इन्होंने ये चीज़ अपनी पुस्तक ऑन द जेविश क्वेश्चन में कही है। इनकी पुस्तक क्या है? ऑन द जेविश क्वेश्चन। ऑन द जेविश क्वेश्चन में इन्होंने ये बात कही है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उल्लेखित किया है कि मानव की पूर्ण मुक्ति तथा स्वतंत्रता निजी संबंध, जो निजी संपत्ति होती है, उसको समाप्त करके ही जो है मानव की मुक्ति और स्वतंत्रता दोनों मिल सकती है। क्योंकि ये मानते हैं कि निजी संपत्ति के उन्मूलन के बिना आर्थिक स्वतंत्रता संभव नहीं है और राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है। अगर जो है निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं होता है और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है बिना आर्थिक स्वतंत्रता के। तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है और इन्होंने अपने ये विचार ऑन द जेविश क्वेश्चंस में दिए हैं। हैरोल्ड जे. लास्की की बात कर लें तो जो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? लास्की महोदय। और ग्रीन जो है लोक कल्याणकारी राज्य के पूर्व सूचक माने जाते हैं। और जी.डी.एच. कोल की बात करें तो जो श्रेणी समाजवाद है, ये इसके जो हैं प्रवर्तक हैं, इसके जनक हैं श्रेणी समाजवाद के। और अगर हम टी.एच. ग्रीन की बात करते हैं तो टी.एच. ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। टी.एच. ग्रीन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ में इन्होंने जो है ये जर्मन आदर्शवाद से बचने के लिए अब इन्होंने ब्रिटिश आदर्शवाद का भी सिद्धांत दिया और जिसे ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है टी.एच. ग्रीन के बारे में। और आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं स्पष्ट करता है? कौन सा करता है? राज्य एक वर्ग संस्था है। दूसरा है राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है। तीसरा है राज्य के शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें मानता है? तो जो राज्य है, यहाँ पर अगर हम मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि मार्क्सवादियों ने राज्य को वर्ग संस्था माना है तथा इन्होंने ये भी माना है कि राज्य बुर्जुआ वर्ग के हाथों की एक उपकरण है जिसके द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। जो गरीब हैं उनका शोषण होता है, मजदूर हैं उनका शोषण होता है। और यह शोषण की प्रक्रिया पूरी तरह से उत्पादन के साधन पर आधारित है, जिस पर जो बुर्जुआ वर्ग होता है जो उसका आधिपत्य रहता है। इस जो शोषण का संसाधन राज्य है तो इस पर क्या है, बुर्जुआ वर्ग का नियंत्रण रहता है और बुर्जुआ वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग का शोषण करता रहता है। यह शोषण एक हिंसक क्रांति के माध्यम से खत्म हो सकता है, इसीलिए अंत में मार्क्सवादी राज्य के अंत को स्वीकार करते हैं। ये इनका मानना है मार्क्सवादियों का कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा और इस क्रांति में सारे जो है पूंजीपति समाप्त कर दिए जाएंगे और एक जो है वहाँ पर राज्य की समाप्ति हो जाएगी। एक साम्यवादी युग आएगा, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जहाँ उत्पादन के साधन जो है पर साझा नियंत्रण, सभी का साझा नियंत्रण होगा और
जो है क्षमता के अनुसार सभी कार्य करेंगे, आवश्यकता के अनुसार उनको पेमेंट दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएगी, जो भी हैं संसाधन दिए जाएंगे। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल विशेषताएं हैं, मूल बातें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है, किसके अनुसार? समाजवादियों के अनुसार। जो समाजवादी समाजवाद को मानने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उसको। तो कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण व प्रबंधन, शिक्षा को प्रोत्साहित करना या सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो अगर हम बात करें समाजवादियों के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना। कानून और व्यवस्था की स्थापना करना अगर हम देखें तो ये जो है उदारवादियों का मानना है। समाजवादी उत्पादन के समस्त साधनों को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते हैं। राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए उन समस्त संसाधनों का उपयोग करेगा तथा सामाजिक बुराइयों को भी दूर करेगा। और उदारवादी का कार्य केवल कानून और व्यवस्था स्थापित करना है। अगर उदारवादियों की बात करें तो उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल क्या है? कानून और व्यवस्था स्थापित करना है। और उदारवादी एक न्यूनतम राज्य की वकालत करते हैं, यानी कि एक सीमित राज्य की वकालत करते हैं, जिसमें राज्य का कार्य सिर्फ जो है क्या है कि जो है कानून व्यवस्था बनाना, शांति और यही चीज़ें जो हैं राज्य देखेगा। और जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में या व्यक्तिगत जो अन्य क्षेत्र हैं व्यक्तियों के, उनमें जो हस्तक्षेप राज्य का नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो जो समाजवादी हैं, समाजवादी एक बृहद राज्य की कल्पना करते हैं, एक बृहद राज्य को स्वीकार करते हैं जहां व्यक्ति के हित के लिए समस्त उत्पादन जो है होगा, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, किसका? व्यक्ति की जो है भलाई के लिए। तो ऑप्शन ए जो है उदारवादियों के अनुसार है, बाकी तीनों जो हैं समाजवादियों के अनुसार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नहीं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेलित नहीं है? यहाँ भी पूछ रहा है नहीं कौन है। तो सत्य की संप्रभुता M.K. गांधी, नव मानवतावाद अरविंद घोष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही V.I. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ जेडोंग। तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो नव मानवतावाद है ये अरविंद घोष के द्वारा नहीं दिया गया, या यह जो है विचार M.N. रॉय द्वारा दिया गया है। M.N. रॉय ने जो है नव मानवतावाद का विचार दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। किसको अधिक महत्व देता है? सामाजिक प्रगति को देता है, या आंतरिक विकास को देता है, भौतिक उन्नति को देता है, या शारीरिक विकास को देता है? तो जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है, तो इसकी व्याख्या करते हुए ग्रीन कहते हैं कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। ये एक कथन है ग्रीन के द्वारा दिया गया है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, ग्रीन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है कि अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत आंतरिक विकास को जो है क्या देता है? महत्व देता है, आंतरिक विकास को महत्व देता है। और अधिकार क्या है? बाह्य अवस्थाएं हैं। इन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास होता है। आगे देखेंगे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित या जाति का हित? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक हित। क्योंकि सामाजिक न्याय का अगर अधिकाधिक या सीधा संबंध देखें तो पूरे समाज में लाभों तथा दायित्वों के वितरण से होता है। यह न्याय मूलतः मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय है। तो इसका जो है सीधा सीधा संबंध सामाजिक हित से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा एक मौलिक विशेषता है। क्या है मौलिक विशेषता? कौन सी है? विभाज्यता, अनन्यता, अहस्तांतरणीयता, पूर्णता। तो बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। बहुलवादी संप्रभुता की अगर हम बात करें तो बहुलवादी कहते क्या हैं कि समाज में शक्ति की अनेक स्रोत हैं
और इसके बारे में लास्की ने स्पष्टता कहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि समाज संघात्मक है, यानी कि अनेक संघों का एक संघ है, तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी कि पूरी सत्ता राज्य को नहीं दे देनी चाहिए, सभी संघों के पास जो है वो वितरित होनी चाहिए। तो क्या हो गया कि संप्रभुता जो है विभाज्य है, यानी कि सभी संघों में बटी हुई होनी चाहिए। तो बहुलवादी के मानते हैं कि संप्रभुता जो है विभाज्य है। तो ऑप्शन ए जो है बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता क्या है? विभाज्यता है। विभाज्यता जो है इसकी एक मौलिक विशेषता है, जबकि अनन्यता, अहस्तांतरणीयता, पूर्णता ये बहुलवादी संप्रभुता नहीं, एकलवादी संप्रभुता की बात करते हैं। ये जो हैं तीनों, अनन्यता, अहस्तांतरणीयता, पूर्णता, ये सब क्या है? एकलवादी से जो है संप्रभुता, जो कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है, ये उसकी वकालत करते हैं। ये या उसकी विशेषताएं हैं, मौलिक विशेषताएं हैं। जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया जो एकलवादी संप्रभुता है, ये उसकी बात करते हैं। एकलवादी संप्रभुता की बात ये करते हैं, या उनकी ये विशेषताएं हैं। और ये है बहुलवादी संप्रभुता की विशेषता, विभाज्यता। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। देखेंगे सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है रिपीट होकर के बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इन पर आप जो है इनकी जो बारीकियां हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन तो आते रहेंगे, थोड़ा सा घुमा के भी आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होके भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे तो आपका फ़ायदा निश्चित है। यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? किसकी जो है विशिष्टता है या किसकी विशेषता है संप्रभुता? तो ये जो है राज्य की जो है ये विशेषता है। क्या है? संप्रभुता। अगर हम बात करें तो राज्य के प्रमुख जो है 4 अंग होते हैं या 4 तत्व होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो है 4 अंग होते हैं राज्य के। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कि एक जनसंख्या, भूभाग, सरकार और साथ में जो है संप्रभुता। सरकार और संप्रभुता के बिना जो है राज्य नष्ट हो जाता है। तो संप्रभुता को राज्य का प्राण बोला गया है। क्या बोला गया? प्राण। इसको जो है प्राण बोला गया। या सबसे मेन तत्व अगर बात करें तो राज्य के 4 अंग होते हैं। सबसे मेन जो है प्राण को, संप्रभुता को माना गया है। और भूभाग के बारे में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विचारक हैं, उनके बीच में मतभेद है। कुछ भूभाग को, जैसे कि सीले वगैरह कुछ विचारक हैं, ये क्या कहते हैं कि भूभाग जो है राज्य का अंग नहीं है, राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। कौन सा? भूभाग। बाकी सभी जो है ज़्यादातर जो राजनीतिज्ञ हैं, ज़्यादातर विचारक जो हैं, राज्य के 4 अंग मानते हैं। लेकिन सीले, विलोबी, ये सभी जो है राज्य के 3 जो है प्रमुख अंग मानते हैं। भूभाग को ये आवश्यक अंग नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है राज्य, संप्रभुता जो है राज्य की विशिष्टता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक न्याय की बात हो रही है और व्यापक संदर्भ में किसने दिया? प्लेटो ने दिया। सभी ने सामाजिक न्याय की बात की है। मिल ने दिया, रॉल्स ने दिया या बार्कर ने दिया? तो यहाँ पर हो रहा है कि व्यापक संदर्भ में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करते हुए अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में इस जो है न्याय सिद्धांत की बात की है। किसमें? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने अपने इस सिद्धांत की बात की है, जिसमें इन्होंने वितरणात्मक न्याय का पक्ष लिया है। यानी कि जो गरीब हैं और उनको जो है सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सामाजिक न्याय में इन्होंने बताया है कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं उनका जो है न्यायपूर्वक वितरण होना चाहिए। इस चीज़ पर इन्होंने जो है जोर दिया है। और मिल महोदय की अगर हम बात करें तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल जो है समर्थक हैं। यानी कि स्वतंत्रता का ये बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। उसके लिए इन्होंने अपने समय में
बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। किसमें? इनकी बुक आती है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इस जो है इसमें इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की है। और जो ऑन लिबर्टी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। ऑन लिबर्टी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। प्लेटो की बात करें तो ये आदर्श राज्य और आदर्श दार्शनिक राजा की बात करते हैं प्लेटो महोदय। और इनकी पुस्तक है रिपब्लिक इनकी सबसे फेमस बुक है। इसी बुक से इनको फेम मिला है प्लेटो को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीति में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का समर्थन करता है। जो है राजनीति में मनोविज्ञान के प्रयोग की बात हो रही है, तो ग्राहम वॉलस ने या रॉबर्ट डाहल ने या डेविड ईस्टन ने या लिप्सेट ने, किसने किया है? आप ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग्राहम वॉलस जो हैं तो ये राजनीति में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग का समर्थन करते हैं। ग्राहम वॉलस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, कौन सा? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इसमें जो है इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं। और इसमें जो है इन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान के उपयोग पर बल दिया है। किसमें? राजनीति में मनोविज्ञान के उपयोग पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि लोकमत प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। लोगों की मानसिकता तथा उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान आवश्यक है। इस तरह से इन्होंने राजनीति में मनोविज्ञान को समाहित किया या राजनीति में मनोविज्ञान का उपयोग पर बल दिया है, क्योंकि इसी मनोविज्ञान के जरिए जो है लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होता है। और राजनीतिक अध्ययन लोगों के व्यवहारों का जो है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो विचार हैं लोगों के, जो वहाँ का कंडीशन है, उन सभी को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसका प्रिडिक्शन करने के लिए तो लोगों के विचारों को समझना आवश्यक है, राजनीतिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। ग्राहम वॉलस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, संप्रभुता के उद्भव के निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है। जो संप्रभुता है इसके उद्भव में कौन सी भाषा, यानी कि किस भाषा से जो है संप्रभुता शब्द का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है। तो ये जो है ऑप्शन है आपके पास ग्रीक, रोमन, चीनी, लैटिन। तो संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से होती है, लैटिन भाषा से होती है। सुपर एनस, इसका लैटिन भाषा का क्या है? सुपर एनस। इस शब्द से जो है इस शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च या श्रेष्ठ। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो सर्वोच्च या श्रेष्ठ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको फोकस करके एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बारीकी को समझना है और इनको नोट डाउन करना है। और अगर आप पूरा फोकस होकर के ये चीज़ें एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड में होंगी, और जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम आपके आप बहुत करीब आ गए हैं। तो ये सुपरएनस से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च या श्रेष्ठ। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा ने किया था 1576 में। इन्होंने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने जीन बोदा ने किया था। जो संप्रभुता की बात करें तो जीन बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, इसमें जो है इन्होंने अपने ये विचार दिए थे। और ये जो है 1576 में आती है। और सबसे पहले जो है संप्रभुता की अवधारणा जीन बोदा के द्वारा ही दी गई। उसके बाद इसको चरम सीमा पर जो है किसके द्वारा ले गया है? जो जॉन ऑस्टिन थे, जॉन ऑस्टिन के द्वारा इसको जो है चरम सीमा पर ले जाया गया। उन्होंने इसका स्पष्ट व्याख्या और बहुत ही
मतलब उच्च लेवल पर, हाई लेवल पर जा कर के जो है ये संप्रभुता के विचार को दिया है इन्होंने, जॉन ऑस्टिन ने। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो अस्थायी, अचूक, अविभाज्य, उचित, कौन सी यहाँ पर नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, जो सामान्य इच्छा की विशेषता अस्थायी नहीं है। क्योंकि रूसो ने जो कहा है कि सामान्य इच्छा का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, यह अविभाज्य है, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता है, और ये किसी को दी भी नहीं जा सकती है, किसी की जो है इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा या तो सामान्य होगी या नहीं होगी। और उन्होंने सामान्य तौर पर सामान्य इच्छा की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, और इन विशेषताओं को अगर हम देखें तो जो सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं, अखंडता, अदेयता और अविभाज्यता, या इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अविच्छेयता, और सर्वोच्च एवं निरंकुश जो है, सर्वोच्च एवं निरंकुश और लोक कल्याणकारी भी होती है। क्योंकि जो सामान्य इच्छा होती है वो स्वार्थ से परे होती है, वो तात्विक इच्छा होती है, लोगों की तात्विक इच्छा होती है, यानी कि उसमें पूरे समाज का हित छुपा होता है। तो वो लोक कल्याण की इच्छा होती है, लोक कल्याणकारी होती है। तो ये सारी होगी। अविभाज्य होती, उचित होती, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वो समाज के हित में होती है, तो वो उचित होती है। अचूक होती है, अविभाज्य होती है, अखंडित होती है। अदेयता उसकी विशेषता है, सर्वोच्च और निरंकुशता भी उसकी विशेषता है। लोक कल्याणकारी की भावना पर वो चलती है, ये भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है। ग्रोशियस ने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, एडम स्मिथ ने किया है, या लास्की ने किया है। तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो व्यक्तिवाद है इसी को व्यक्तिवाद को ही शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है, और यह न्यूनतम राज्य की बात करता है। क्या मतलब, एक सीमित राज्य की बात करता है जिसका काम है शांति, कानून व्यवस्था, इन सबको इस्टेब्लिश करना, इन सबको मेंटेन करना, बस इतना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इतना इसका काम है। बाकी जो है व्यक्तियों के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें हस्तक्षेप की बात ये बिल्कुल नहीं करता है, समर्थन नहीं करता है। ये अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, उसका समर्थन करता है। स्पेंसर ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हुए योग्यतम की उत्तरजीविता पर बल दिया है। किसने? योग्यतम की उत्तरजीविता, ये इनकी एक सिद्धांत है। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये इनका जो है दिया गया सिद्धांत है। इसमें ये बात करते हैं कि मनुष्य जो है सभी प्राणियों को खुली छूट दे दी जाए, जिसमें सामर्थ्य होगा वो अपना सर्वाइव करेगा, और जिसमें सामर्थ्य नहीं होगा वो मर खप जाएगा, ऐसा इनका जो है मानना है। यानी कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है बिल्कुल स्वतंत्र होते थे, और जिसका सामर्थ्य होता था वो सर्वाइव करते थे, नहीं तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ये उसी की बात करते हैं। एडम स्मिथ की अगर हम देखें तो इन्होंने भी अहस्तक्षेप नीति का जो है समर्थन किया है, और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनकी पुस्तक है। इसी में जो है इन्होंने जो है ये राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक है। और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों को मार्केट में खुला छोड़ दिया जाए, और जब सभी व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो नेशन यानी कि राष्ट्र की आय में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। तो ये एडम स्मिथ के द्वारा जो है
ये विचार दिए गए हैं। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है और ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी इन्होंने डेप्थ में जाकर के इस बात पे जो है काम किया था और इस पे विचार दिए थे। बहुत ही फेमस हुए एडम स्मिथ, और इनकी बुक भी और इनके विचार भी। लास्की की बात करें हम तो लास्की जो है लोक कल्याणकारी राज के प्रवर्तक हैं। और ग्रोशियस किसके हैं? चलिए, ग्रोशियस और गार्नर किसके हैं? ग्रोशियस इनमें से एक आंतरिक जो है संप्रभुता का समर्थक है और एक बाह्य। तो आपको बताना है कि ग्रोशियस किसके हैं और गार्नर किसके हैं। ग्रोशियस एवं गार्नर इन दोनों के बारे में आप बताएंगे। थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क लेते रहिए और अपने दिमाग को एक्टिव रखिए। ग्रोशियस एंड गार्नर इन दोनों के बारे में बताइए कि कौन आंतरिक का है, कौन बाह्य का है, और ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। इसमें से आगे देखेंगे हम। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्र चिकित्सा के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। तो अगर हम बात करें कि जो उदारवाद की बात करें तो उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप। उदारवाद यही मानता है कि व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। राजनीतिक उदारवाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से अपने विचारधाराओं का पोषण करने के लिए स्वतंत्र है। जो उसकी विचारधाराएं हैं उनको फॉलो करने का, उनको पोषण करने का उनको अधिकार है, यानी कि उनको वो स्वतंत्र है उन विचारों को फॉलो करने के लिए। और विचारधाराओं का पोषण किससे होता है? विचारधाराओं की अगर हम पोषण की बात करें तो ये चिंतन से होता है, लेखन से होता है, प्रकाशन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए जो है ये राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उदारवाद व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप की बात करता है और राजनीतिक विचारधाराओं को पोषण करने के लिए चिंतन, लेखन, प्रकाशन के माध्यम से जो है उसको जो है अपने राजनीतिक विचारों को पोषण करने की स्वतंत्रता देने की बात करता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पर सही की बात हो रही है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों की राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो जो है एक समाजवादी क्या है? राज्य एवं जो एक समाजवादी राज्य होता है वो भूमि एवं खानों यानी कि जितने भी संसाधन हैं राज्य के उन सबका राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, क्योंकि समाजवादी राज्य जो है समस्त संसाधन राज्य के नियंत्रण में देना चाहते हैं, जिससे राज्य का उत्पादन के साधन पर अधिकार जो है रहेगा तथा उत्पादन समस्त व्यक्तियों के हित के लिए होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी निजी लाभ के लिए। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का विरोध करता है तथा क्रांति का समर्थन करता है। ये भी इसकी जो है समाजवादी राज्य की विशेषता है। क्या करता है? ये मुक्त व्यापार का विरोध करता है, क्योंकि मुक्त व्यापार में निजी संपत्ति आ जाती है, निजी अधिपत्य आ जाता है। तो समाजवादी जो है ऐसा नहीं मानते हैं। समाजवादी क्या है? राज्य के नियंत्रण में सब कुछ रखना चाहते हैं ताकि सभी के हित के लिए वहाँ पर उत्पादन हो सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को देखना है और सुनना है। तो ऑप्शन है आपके सामने एंजल्स, लेनिन, स्टालिन या हैबरमास। किसने किया है? तो अगर हम बात करें कि मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है, जो मार्क्स के विचार हैं, जो उन्होंने विचार दिए अपनी थ्योरी में, सिद्धांत दिए, तो इन सभी विचारों को मार्क्सवाद बोला गया है। यही है मार्क्सवाद, और कुछ नहीं है। क्या है? मार्क्स के विचार ही मार्क्सवाद है। तो मार्क्स एक दार्शनिक मात्र थे जिन्होंने व्यवहार में इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं, ना कोई क्रांति की, ना कुछ किया। बस इन्होंने जो है सैद्धांतिक अपने सिद्धांत दिए और जो है अपने विचारों को व्यक्त किया सैद्धांतिक रूप से। लेकिन मार्क्स के विचारों को व्यवहार में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लेनिन को जाता है, माओ को जाता है, स्टालिन को जाता है, ट्राटस्की को जाता है और फिदेल कास्त्रो, ये सभी जैसे
क्रांतिकारी शासकों को जाता है। और यही कारण है जब सिद्धांत को व्यवहार में लागू किया गया तो लेनिन ने चेन की कमजोर कड़ी, लेनिन ने क्या कहा था, चेन की कमजोर कड़ी, चेन की कमजोर कड़ी की बात कौन करता है, लेनिन करते हैं। और समाजवादी दल की अग्रिम जो है रक्षापंथी, लेनिन के द्वारा जो है रूसी क्रांति लाई जाती है 1917 में। और जो मार्क्स के विचार हैं उनको व्यवहारिक रूप में उनका जो है उनको फॉलो किया जाता है, व्यवहारिक रूप में उनका प्रतिपादन किया जाता है। रूसी क्रांति के द्वारा उनको सैद्धांतिक रूप से बाहर ला करके व्यवहारिक रूप में उन्हें रखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो लेनिन, अगर यहाँ पर बात हो रही है कि सर्वाधिक योगदान की बात हो रही है, मार्क्सवाद के जो मार्क्स के विचार हैं उनको व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान की बात हो रही है, तो ये लेनिन महोदय हैं। लेनिन महोदय के द्वारा जो है इसका रूसी क्रांति के द्वारा इसका व्यवहारिक प्रयोग किया गया था लेनिन के द्वारा। हालांकि जो स्टालिन भी इसमें हैं, व्यवहारिक प्रयोग में स्टालिन भी हैं। और इसके अलावा जो हैं ये फिदेल कास्त्रो, ट्राटस्की, ये सभी इसमें हैं। लेकिन अगर हम माओ भी हैं, लेकिन सर्वाधिक योगदान की बात करें तो लेनिन है। इसीलिए लेनिन का जो है हमेशा लेनिन के बारे में बोला जाता है कि जो है व्यवहारिक प्रयोग के जनक माने जाते हैं। जो मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग के जनक कौन माने जाते हैं, लेनिन महोदय माने जाते हैं। और जो है एंजल्स ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, अपनी जो इनकी फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये इस बुक में इन्होंने जो है बताया कि कैसे जो है निजी संपत्ति से समाज में वर्गों का विभाजन होता है, वर्ग वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। जबकि स्टालिन ने जो है एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। तो इसमें लेनिन और स्टालिन क्या है, व्यवहारिक प्रयोग में इनका योगदान है। व्यवहारिक प्रयोग में इनका योगदान है, किसका, जो है लेनिन और स्टालिन का। अगर हम एंजल्स की बात करें तो इनका जो है सैद्धांतिक प्रयोग में इनका जो है योगदान है। और हैबरमास का भी है, क्योंकि एंजल्स, हैबरमास, लग्जमबर्ग, ग्राम्सी, इन सभी विचारकों का नाम आता है कि इन्होंने क्या है, सैद्धांतिक सहयोग जो है मार्क्स के विचारों को सैद्धांतिक सहयोग प्रदान किया है। तो हैबरमास, लग्जमबर्ग, ग्राम्सी और एंजल्स, ये सभी आ जाते हैं सैद्धांतिक जो है सहयोग में, इन सभी का नाम आ जाएगा। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है, प्रतिस्पर्धा समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष या वर्गविहीन समाज। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा समूह, क्योंकि उदारवाद जो है मुक्त बाजार व्यवस्था की वकालत करता है, जिसमें खुली प्रतियोगिता होती है और जितने भी प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। और यह यद्भाव्यम की नीति पर आधारित होता है। यह जो है व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है। तो ये जो है उदारवाद क्या होता है, यद्भाव्यम की नीति पर जो है आधारित होता है और ये व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है। जबकि मार्क्सवाद जो है पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष तथा वर्ग विहीन समाज की बात करता है। तो पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष और वर्ग विहीन समाज की बात कौन करता है, ये मार्क्सवाद करता है, यानी कि ये मार्क्स के विचारों में है, ये मार्क्सवाद करता है। जबकि प्रतिस्पर्धा समूह जो है ये उदारवाद से संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है किसको, दल को, सेना को, राष्ट्र को या नेता को। तो फासीवाद जो है सबसे ज़्यादा महत्व किसको देता है, राष्ट्र को महत्व देता है। और अगर हम देखें फासीवाद जो है मूल रूप से अस्तित्व में कब आया, तो 28 अक्टूबर 1922, 28 अक्टूबर 1922
जो है ये अस्तित्व में आता है। कहाँ पर आता है? इटली में। इटली में आता है जब मुसोलिनी ने रोम में राजसत्ता हथिया ली थी। फांसीवाद का आधार ये बुद्धिवाद के खिलाफ है और ये मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, इन सबको जो है मानता है, फॉलो करता है और समाजवाद तथा साम्यवाद का विरोध करता है। तो ये विरोध किसका करता है? एक तो ये बुद्धिवाद का विरोध करता है। अगर हम विरोध की बात करें कि फांसीवाद जो है किसका विरोध करता है, तो ये बुद्धिवाद का विरोध करता है, बुद्धिवाद का विरोध करता है और समाजवाद तथा साम्यवाद, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद में लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है और तो ये ऐसा नहीं चाहता है। वहाँ पर राज्य नहीं, क्या होता है, लोग सर्वोपरि होते हैं, जबकि जो फांसीवाद है, फांसीवाद में राज्य सर्वोपरि होता है और लोग के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य तक सीमित होते हैं कि उसके अधिकार क्या हैं, कर्तव्यों का पालन करना ही उसका अधिकार में इंक्लूड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फांसीवाद। और अगर हम बात करें कि ये किस किस को मानता है, तो फॉलो किसको करता है, मान्यता किसे देता है, ये मान्यता किसको देता है, तो ये जो है ये मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद यानी कि अंधराष्ट्रवाद, ये इसी समझ में आता है कि राष्ट्र को कितना महत्व देता है कि राष्ट्र को फॉलो करते रहो, जैसा भी हो, जो भी है उसे फॉलो करते रहो बिना किसी बुद्धि के प्रयोग के। और युद्ध प्रेम, ये युद्ध प्रेम को भी जो है महत्व देता है। युद्ध से ये प्रेम करता है, यानी कि युद्ध जो है निरंतर होते रहना चाहिए। और सर्वशक्तिमान राज्य, सर्वशक्तिमान राज्य की बात करता है। तो ये इतनी चीज़ों को जो है मान्यता प्रदान करता है और विरोध करता है। बुद्धिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, रीजनिंग, इन सब चीज़ों का कोई क्वेश्चन कर रहा है किसी बात पे, तो इन सब चीज़ों को ये क्या करता है कि ये विरोध करता है। प्रजातंत्र का विरोध करता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इन सब चीज़ों का जो विरोध करता है, लोगों के अधिकारों का विरोध करता है। ये सारी बातें जो है फांसीवाद की जो है विशेषताएं हो जाती हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? टी.एच. ग्रीन हैं, जॉन लॉक हैं, H.J. लास्की हैं या महात्मा गांधी हैं? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक की बात हो रही है, तो ये लॉक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन लॉक को जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ये उदारवाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की, जिसमें 3 प्राकृतिक अधिकार इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। ये 3 अधिकार जो है इन्होंने प्राकृतिक अधिकार में इंक्लूड किए हैं और संपत्ति का अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत इन्होंने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित किया गया है। और प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक जीवन में उतारने और लागू करने के लिए निष्पक्ष सत्ता की आवश्यकता होती है, इसलिए जनता को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करना पड़ता है। यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनको लागू करने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत होती है और एक निष्पक्ष सत्ता है, जो सत्ता होनी चाहिए जो कि उसका निर्णय कर सके, हर चीज़ का जो निष्पक्ष हो उसकी ज़रूरत होती है। और इस वजह से क्या होता है कि लोगों को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके एक राजनीतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो जॉन लॉक के द्वारा जो है ये दिया गया है। आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? निजी संपत्ति, पूंजीवाद, विशिष्ट अधिकारी तंत्र या सार्वजनिक ऋण का अनुबंध। तो कौन सा है जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, निजी संपत्ति। जो एंजल्स हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें, किसकी? एंजल्स की, तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी,
एंड द स्टेट ये इनकी बुक है और इसमें इन्होंने मार्क्सवादी राज्य की उत्पत्ति के विचार दिए हैं। किसने? एंगल्स से। जो एंगल्स थे इनके दोस्त थे और उनके अनुसार क्या है, राज्य की उत्पत्ति आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज जो है वर्ग में विभाजित हो गया है। एक वर्ग वो है जो संपत्ति का स्वामी है, दूसरा वर्ग है संपत्ति विहीन है, यानी कि जो मजदूर है। और तो जब तक निजी संपत्ति का अंत नहीं होता है तब तक शोषण होता रहेगा, क्योंकि जो संपत्ति के स्वामी हैं वो जो संपत्ति विहीन लोग हैं उनका शोषण करते रहेंगे किसी न किसी जरिए से। और जब तक शोषण होता रहेगा, जो संपत्ति धारक हैं उनके द्वारा शोषण होता रहेगा गरीबों का, तो राज्य अस्तित्व में बना रहेगा। निजी संपत्ति के अंत के बाद ही शोषण बंद होगा और जो पूंजीपति हैं उनका अंत कर दिया जाएगा और जो है राज्य भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा इनका मानना है। ऐसे विचार जो हैं एंगल्स ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट इसमें दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? जस्टिस एज फेयरनेस, रॉल्स, बर्लिन, हेयक, नॉजिक, कौन से हैं? तो रॉल्स ने जो है, रॉल्स जो ऑप्शन ए है रॉल्स, जॉन रॉल्स, इन्होंने जो है क्या किया था कि अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा का विकास किया था इसी पुस्तक में। और जस्टिस ऑफ फेयरनेस इस अवधारणा का प्रतिपादन किसमें किया था? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि इनकी पुस्तक है, इसमें किया था। और इन्होंने जो है जॉन रॉल्स ने इन्होंने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा तथा वितरणात्मक संबंधी न्याय की वकालत की, यानी कि जो ये मूलभूत वस्तुएं हैं इनका वितरण न्यायपूर्वक होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बात किया। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगर हम इनके कुछ फैक्ट देख लें कि जॉन रॉल्स के जो इनका सिद्धांत है इसके क्या फैक्ट हैं, तो सबसे पहले तो देख लें कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है और इसी में सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ये इनका न्याय क्या है? शुद्ध प्रक्रियात्मक है। ये एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। शुद्ध प्रक्रियात्मक है जो है इनका न्याय। और इसी में इन्होंने जो है दूसरा पॉइंट दिया है कि वितरणात्मक न्याय है ये, ठीक है, वितरणात्मक न्याय है। वितरणात्मक, इसका मीनिंग क्या होता है कि वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं उनका वितरण जो है क्या है, न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जैसे ज़मीन है और जो भी संसाधन है, मूलभूत वस्तुएं हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। और अगला अगर हम पॉइंट देखें तो जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा का विकास इन्होंने किया। जस्टिस एज फेयरनेस इस अवधारणा का इन्होंने विकास किया है। किसमें? इसी पुस्तक में किया है। तो ये कुछ इनकी थ्योरी से जो है संबंधित बातें हो गई हैं और कुछ हमने लिख दिए हैं, कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो सारी जो हैं महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया, हाँ यस दे दिया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपका क्वेश्चन कि कैसे भी घुमा करके दे दे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे, आंसर आप निकाल लेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के न्याय से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। प्रक्रियात्मक न्याय ये तो है, अभी अभी हमने बात की। नैतिक मूल्यवत्ता, व्यक्ति की गरिमा या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जो है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर आपको और ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है बेंथम के द्वारा दिया गया है और इसका इन्होंने खंडन किया है जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में। इस पुस्तक में इन्होंने जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात जो ये करते हैं, तो इसका इन्होंने खंडन करके जो है एक सामाजिक न्याय की बात की है, जिसमें कि प्रक्रियात्मक न्याय
की बात की है, नैतिक मूल्यवत्ता, व्यक्ति की गरिमा और वितरणात्मक न्याय की बात की है, और न्यायपूर्ण जस्टिस एंड फेयरनेस यानी कि न्यायपूर्ण वितरण की बात की है। ये सभी बातें जो हैं इन्होंने की हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये जो है रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित हैं। आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? मार्क्सवादी विचारक कौन नहीं है, ये बात हो रही है। तो ग्राम्सी हैं। ग्राम्सी जो है मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक माने जाते हैं। देख लेते हैं। लेनिन है, इन्होंने मार्क्सवाद को जो है व्यवहारिक रूप दिया था, ये भी हैं। माओ, ये भी जो है मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप देने में इनका भी योगदान है। तो ये तीनों क्या है, मार्क्सवादी हो गए। जो ऑप्शन डी नोजिक है ये नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं। तो ये जो रॉबर्ट नोजिक है, ये इनको क्या है, स्वतंत्रतावादी रूप में जाना जाता है, और इनकी पुस्तक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? जो नोजिक महोदय हैं, इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने नकारात्मक उदारवाद के सिद्धांत तथा यद्भाव्यम नीति या रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना पर बल दिया है। तो कौन कौन से इस पुस्तक के अंदर क्या क्या इन्होंने दिया है? तो यद्भाव्यम, जो नकारात्मक, ये कौन है? नोजिक नकारात्मक उदारवाद के माने जाते हैं विचारक। तो नकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं ये। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने यद्भाव्यम नीति का समर्थन किया है, उससे विचार दिए हैं। यद्भाव्यम नीति ये दिया है। और रात्रि प्रहरी, इसकी जो है रात्रि प्रहरी क्या? रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना, रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना की बात इन्होंने की है इसमें, इस पुस्तक में। और इन जो है बातों पर इन्होंने बल दिया है। यद्भाव्यम नीति पर बल दिया है, रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना पर बल दिया है। रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना का मतलब है कि राज्य एक जो है यंत्र के रूप में है, जिसको मतलब सभी समाज के लोग जो है मिलकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में फेल हो जाता है तो हम चेंज करके दूसरा हम वहाँ पर रख देते हैं। तो उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने एक रात्रि प्रहरी पहरेदार रखा है, और उठ के हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि ये ठीक से जग के अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हटाकर हम दूसरा रात्रि प्रहरी रख देते हैं। ये इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। और ग्राम्सी, लेनिन, माओ, ये सभी जो हैं मार्क्सवादी विचारक हैं। लेनिन की बात करें, स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? लेनिन की पुस्तक है। ग्राम्सी मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहे जाते हैं। अगर हम माओ की बात करें तो माओ कौन है? माओ ने जो है चीनी क्रांति माओ के द्वारा ही लाई गई थी, माओ के नेतृत्व में लाई गई थी 1949 में। और इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की बात की है, यानी कि ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति क्या है, लोगों को शिक्षित करती है, और शिक्षित लोग ही औद्योगिक क्रांति की महत्व को समझ सकने में सक्षम होंगे। तो ऐसे जो है ये माओ ने इस तरह की बातें की हैं। आज के लिए 25वां क्वेश्चन लिए थे और वो हमने कंप्लीट किए। तो आगे कल और कुछ प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होते रहें। तो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अभी डेली आपको जो है प्रैक्टिस मिलती रहेगी। जो कुछ इशूज़ थे वो अभी टाइम निकल गया है, तो अभी जो है आपको डेली प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो आप रेगुलर रहिए। 8:30 बजे रात में ये प्रैक्टिस वीडियो अपलोड हो जाती है, पब्लिक हो जाती है। तो वो आप वहाँ पर जो है इसमें उसी टाइम 8:30 बजे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्स वीडियोस और NCERTs के क्वेश्चंस भी मैं लाती रहती हूँ। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट चेक कर लें, टेलीग्राम लिंक चेक कर लें, जहाँ से आपको PDF फॉर्म में सारे नोट्स मिलते रहेंगे।
तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।